Good morning, students. Today we are going to study our first chapter of history. Okay, so the name of our chapter is what, where, how, and when. मतलब what means क्या, where means कहाँ, how means कैसे, when means कब. तो क्या, कहाँ, कैसे और कब means कि कोई भी घटना, इंसिडेंट वो क्या थी, कहाँ हुई, ठीक है, कैसे हुई, कब हुई, ये सारी चीज इस चैप्टर में. तो मतलब क्या है चैप्टर का कहने का कि यही मतलब है कि जब कोई भी घटना होती है, ठीक है, तो यदि हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो यदि हमें ये पता हो कि वो घटना क्या थी, वो घटना कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई, तो हम उसकी हिस्ट्री बना सकते हैं. ठीक है, फिर आगे वाले समय में आने वाले समय में हम उस घटना के बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो यही है हमारी चैप्टर का नेम. तो अब हम लोग अपना जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है. व्हाट इज हिस्ट्री. तो स्टार्टिंग में ये है कि हिस्ट्री क्या है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री क्या है. तो हिस्ट्री में देखो दो शब्द हैं, हिज स्टोरी, ठीक है, मतलब उसकी कहानी. किसकी कहानी? मानव की कहानी. मानव की कहानी से क्या मतलब है कि कैसे मानव का विकास हुआ, पुराने समय में वो कैसे रहता था, ठीक, क्या क्या आज के समय में और पुराने समय में क्या क्या उसमें अंतर आए, कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आए, ठीक, कैसे उसका विकास हुआ, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक, तो यही क्या है हमारी हिस्ट्री की, मानव की विकास के बारे में पढ़ना, ठीक है, लिखना, यही सब क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है. ठीक है, कि मानव कैसे रहता था, ठीक, उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, ठीक, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे उसने सॉल्व किया, कैसे उसने अपना जीवन यापन किया, यही सारी स्टडी क्या कहलाती है? हमारी हिस्ट्री कहलाती है. राइट, ठीक. His social, political, economical, religious and cultural life was totally different from that of us. ठीक, और उसकी जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, रिलीजियस और जो कल्चरल लाइफ थी वो हमसे पूरी तरीके से अलग थी. अब जाहिर सी बात है कि जो आज का मानव है वो मॉडर्न है, ठीक है, जो पुराना मानव था तो वो जैसे आज हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, ठीक है, या पत्थर, ईंट या सीमेंट के बने घरों में रहते हैं, पहले लोग गुफाओं में रहते थे. आज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक, उस जमाने में लोग पैदल जाते थे या फिर घोड़े वगैरह जाते थे, बैलगाड़ी, ये सारी चीजें. तो उसकी जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक लाइफ थी, उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी, जैसे आज की राजनीति कुछ और है, पुरानी राजनीति कुछ और है. जैसे पुराने समय में राजतंत्र था, आज क्या है? लोकतंत्र है. ठीक, और जो आर्थिक स्थिति थी उसकी, या धर्म का जो वो था, ठीक है, और उसकी जो सांस्कृतिक लाइफ थी, ये सब हमारी लाइफ से क्या थी? टोटली डिफरेंट थी. और उसी प्रकार एक लियो टॉलस्टॉय है जो एक फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या बताया कि हिस्ट्री को उन्होंने डिफाइन किया है कि द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑफ ह्यूमैनिटी. जो हिस्ट्री है वो क्या है? लोगों की लाइफ है. ठीक है, तो जो लियो टॉलस्टॉय ने कैसे डिफाइन किया हिस्ट्री को कि जो इतिहास का विषय लोगों और मानवता का जीवन है. कहने का मतलब ये कि जो इतिहास का विषय है, मतलब जो इतिहास है वो क्या है? लोग और जो मानवता है, ठीक, उनका जीवन कैसा था, लोग कैसे थे, कैसे वो जीवन यापन करते थे, यही क्या है? हिस्ट्री है. तो उन्होंने इस तरह से हिस्ट्री को डिफाइन किया है. राइट, scholars who study the past are called historians. They take the help of various sources such as manuscripts, inscriptions, and remains of monuments to reconstruct the history of the past. They have divided history into two parts, prehistory and history. तो जो scholars थे, ठीक है, मतलब स्कॉलर्स मतलब जो विद्वान लोग जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं या उसको लिखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हिस्टोरियंस कहलाते हैं, इतिहासकार कहलाते हैं. ठीक, और वो इतिहास को लिखने के लिए कई सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, ठीक, रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक, और या ये अगर हिस्ट्री को जब लोग लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों का वो क्या करते हैं? सहायता लेते हैं. ठीक, और उन्होंने हिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. तो हिस्ट्री को उन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा है? प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. ठीक है, अब आइए देखते हैं प्री हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है. तो अब प्री हिस्ट्री क्या है?
It is the period about which we do not get any information in writing. People of that time do not know how to read and write, hence there are no written records. तो जो प्री हिस्ट्री है वो इतिहास का मतलब पहले का ऐसा काल है, ऐसा समय है जब जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं होता है, मतलब जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे पीरियड को, ऐसा पीरियड जिसके बारे में हमें आज कुछ कोई भी चीज लिखित में प्राप्त नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? प्री हिस्ट्री। और ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? क्योंकि जो उस समय के लोग थे उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था। ठीक है ना, पढ़ना आता था ना लिखना आता था। उस समय लैंग्वेजेस ज्यादा डेवलप हुई नहीं थी, राइटिंग डेवलप हुई नहीं थी, इसलिए उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं हमें आज वो लिखित में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, the knowledge depends upon a wide range of sources of information. These sources are excavated in the form of tools, pots, coins, weapons or jewelry etc. This period is referred as stone age. तो अब बात ये उठती है कि जब उस समय का लिखित रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होता हमें, तो हम उस समय के बारे में जानकारी कैसे उठाते हैं? ठीक, कैसे प्राप्त होती है? तो ये जानकारी हमें कई सोर्सेस से प्राप्त होती है, जैसे कि जो खुदाई करने के बाद जो हमें उस समय के औजार मिले, टूल्स मिले, ठीक, पॉट्स मतलब उस बर्तन वगैरह मिले, ठीक, या कॉइन्स मिले या वीपन्स मिले, मतलब जो अस्त्र शस्त्र हमें मिले या ज्वेलरी मिली, तो इन सब के माध्यम से हम उस समय की हिस्ट्री का, उस समय की मानवता का, मानव विकास का, कि उस समय मानव कैसा था, किन किन चीजों का विकास हो गया था, कैसे रहता था, इन सब का अनुमान लगाते हैं। और जो ये पीरियड है, कौन सा? प्री हिस्ट्री वाला पीरियड, इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक, राइट। अब हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है, ठीक है, ऐसा समय जिसके हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स प्राप्त है, मतलब जब लैंग्वेज का प्रचलन हो गया था, राइटिंग का प्रचलन हो गया था, लोग लिखना पढ़ना जानने लगे थे, तो जो भी हुआ, घटनाएं हुई, तो उसको लिखने लगे, और वो उस समय की जो घटनाएं हमें लिखित रूप में आज जो प्राप्त होती हैं, तो उस समय को कहा गया हिस्ट्री कहा गया। ठीक है, और ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, कई तरह से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड बिल्डिंग्स, कॉइन्स विद डेट, रिलीजियस राइटिंग एंड अदर वर्ल्डली सब्जेक्ट। अब ये सारे इंस्क्रिप्शन ये क्या है, सोर्सेस क्या है? जैसे कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शंस मतलब जो शिलालेख, मतलब जो पत्थरों वगैरह पे या बिल्डिंग्स वगैरह पे या कॉइन्स वगैरह पे, ठीक है, जो लिखित रूप में हमें मिला, ठीक है, जो इंसिडेंट्स मिले या डेट्स जो लिखित रूप में हमें प्राप्त हुई, तो इन सब की सहायता से हम ये क्या है, हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है, या किसी पत्थरों पे, जैसे कि मंदिरों वगैरह पे होता है, मस्जिदों वगैरह पे, या किसी कॉइन पे डेट लिखी हुई, तो समझ में आता है कि ये उस समय के कॉइन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या कोई धार्मिक पुस्तक लिखी गई, ठीक है, ऐसी कोई चीज लिखी गई जो धार्मिक हो, तो इन सारी चीजों से हम लिखित रूप में उस समय के बारे में जानकारी खोजते हैं। तो ये पीरियड क्या कहलाता है? हमारा हिस्ट्री कहलाता है। सोर्सेस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को स्टडी करने के सोर्सेस क्या हैं? ठीक है, तो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस, इतिहासकार थे, वो कई सारे सोर्सेस पे डिपेंड करते थे हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए। ठीक, और इतना आसान भी नहीं है हिस्ट्री को क्रिएट करना। यदि हमारे पास हिस्ट्री का रिटन रिकॉर्ड है, मतलब लिखित में रिकॉर्ड है, तब तो हम हिस्ट्री को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि लिखा और उसके बाद अनुमान लगा के जो जैसा हमें लिखित रूप में मिला, हमने हिस्ट्री को तैयार कर दिया। लेकिन यदि उसका लिखित रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो उस एज की भी हमने हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की, तो वो ऐसी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होता है। तो अब देखते हैं, आइए, कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जो हिस्ट्री को हम स्टडी कर, जो हम जिसकी सहायता से हम हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेस पहले क्या थे? लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस क्या कहलाते थे? ऐसे सोर्सेस जो हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी, जो ऐसे सोर्सेज जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाए? लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, फिर चाहे वो किसी पेन पेपर से लिखे गए हों, फिर चाहे वो किसी पत्थर में लिखे गए हों, ठीक है, फिर चाहे वो किसी बिल्डिंग में लिखे गए हों, फिर चाहे वो किसी मंदिर में लिखे गए हों, या किसी कॉइन में लिखे गए हों। ठीक है, तो कहने का मतलब लिखित रूप से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस क्या कहलाए? लिटरेरी सोर्सेस। तो जो पुराना जो मानव था वो जनरली लिखना पढ़ना जानता नहीं था, लेकिन फिर उसने क्या किया? एक लैंग्वेज डेवलप की, जैसे कि जो
पिक्टोरियल लैंग्वेज डेवलप की, मतलब चित्रों की सहायता से, कि मतलब चित्र बना बना के लैंग्वेज का यूज किया। तो आजकल हम लोग देखते हैं ऐसी कई सारी भाषाएं हैं, जैसे चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई, इन सारी भाषाओं को आज में भी इनकी लैंग्वेज में क्या होते हैं, कई सारी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो इनका आज भी यूज होता है। तो यही सारी जो लैंग्वेजेस थी जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होती हैं, वो हमारी क्या कहलाएं, लिटरेरी सोर्सेस कहलाएं, राइट। The written material is known as manuscripts. Manu is a Latin word means by hand, and script is derived from the Latin word scriptus which means written. ठीक, तो जो रिटन मटेरियल होता है, जो लिखित रूप में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाता है, ठीक है। मैनु एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, हैंड, और स्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन शब्द स्क्रिप्टस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है रिटन, तो मतलब हैंड रिटन, जो हाथ से लिखित हो वो क्या कहलाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की हिंदी जो होती है शुद्ध, वो क्या होती है, हस्तलिखित, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The language used in such manuscripts were Sanskrit, Pali, and Prakritic in northern India, and Tamil and Telugu in southern India. Many of the manuscripts written in the early period have been destroyed or lost or damaged by insect. Only few have survived, preserved safely in temples, museums, and libraries. तो जो लैंग्वेज वगैरह, अब मैन्युस्क्रिप्ट थी मतलब जो हाथ से लिखे गए दस्तावेज थे, तो ऐसे जो दस्तावेज थे, तो उनमें जाहिर सी बात लैंग्वेज यूज होंगी। तो उनमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, संस्कृत हो गई, ठीक है, पाली हो गई, प्राकृतिक हो गई। प्राकृतिक ये उस समय की एंशियंट लैंग्वेजेस हैं जो उस समय समाज में यूज होती थी, ठीक है। ये सारी जो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक नॉर्दर्न इंडिया में, और जो साउदर्न इंडिया में तमिल और तेलुगु, इनका यूज होता था, ठीक है। और जो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत पुराने पीरियड के हैं, ठीक है, अर्ली पीरियड के हैं, वो जो लिखे गए हैं वो ज्यादातर क्या हो गए हैं, या तो गुम गुम हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, ठीक है, कई सौ साल पुराने हैं। तो या तो वो गुम गए हैं, या कीड़ों मकोड़ों के द्वारा उनको खा लिया गया है, मतलब उनके कागज क्या हो गए हैं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा खराब कर दिए गए हैं। तो वो हमें बड़े ही टुकड़ों के फॉर्म में या बिल्कुल डिस्ट्रॉयड फॉर्म में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और या तो पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं, या जो कुछ मिले हैं तो बहुत ही जर जर्जर अवस्था में मिले हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारे वो खत्म हो गए, लेकिन ज्यादातर क्या है, खत्म हो गए, और कुछ ही हैं जो सरवाइव किए हैं। और वो आज भी हमारे जो मंदिर हैं या म्यूजियम्स हैं, जो संग्रहालय हैं या लाइब्रेरीज हैं, आज भी वहां पे वो बाकायदा उनको सेव करके रखा गया है, ठीक है। तो ये हम जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं उस समय की जो लिखित भाषाएं हैं, तो वहीं से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, राइट। नेक्स्ट, the topic of these books were both secular and religious, ठीक है। These books tells us about the beliefs and customs of the people of that time. These books were written in the form of prose, poems, short stories and epics. अब जो इन बुक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो मतलब जो म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज या टेम्पल्स वगैरह में रखी गई हैं, ये इन जो बुक्स के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मतलब जिन जिन विषयों के बारे में उनका उल्लेख किया गया है, तो वो धर्मनिरपेक्ष भी हैं, या रिलीजियस मतलब धर्म से रिलेटेड भी है, या तो धार्मिक है या धर्मनिरपेक्ष भी है, ठीक है। सामाजिक तौर पे भी ऐसे टॉपिक्स उठाए गए हैं, ठीक है। तो और ये जो इन सारी जो हमारी किताबें हैं, ये इन सब किताबों से हमें जो उस समय के लोग थे पुराने पीरियड के, तो जिन लोगों को उन लोगों के क्या विश्वास थे, किस धर्म को मानते थे, किस भगवान को मानते थे, उनके क्या क्या विश्वास थे, ठीक है, उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें इन बुक्स के माध्यम से पता लगता है, राइट। और ये जितनी सारी भी बुक्स हैं, ये सब या तो प्रोज के फॉर्म्स में लिखी गई हैं, या पोएम्स के फॉर्म में लिखी गई हैं, या शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म्स में लिखी गई हैं, या एपिक्स के फॉर्म से लिखी गई हैं। एपिक्स मतलब महाकाव्य के फॉर्म्स में लिखी गई हैं। जैसे महाभारत हो गई, देख लो, तो वो भी क्या है, रिटर्न रिकॉर्ड है, ठीक है, पूरा 18 अध्याय उसमें। फिर उसके बाद रामायण हो गई, ठीक है, ये भी पूरा प्रो एपिक्स के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब पूरा पोएट्री फॉर्म में है, महाकाव्य है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो आज भी वो चीजें अवेलेबल हैं। Vedic Sanskrit was the earliest language used to write manuscripts. Later on, Pali, Prakritic and Tamil were used to write local dialects and languages used by common people. तो जो वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, जो सबसे टफ लैंग्वेज थी, स्टार्टिंग जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज थी, वही ज्यादातर जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब लिखे गए, उनमें वैदिक संस्कृत लैंग्वेज का ही यूज किया गया। उसके बाद धीरे धीरे पाली का भी यूज होने लगा, प्राकृतिक लैंग्वेज का भी यूज होने लगा, तमिल का भी यूज होने लगा, ठीक है। जो लोकल के डायलेक्ट थे, मतलब जो विद्वान लोग थे, उन्होंने, जो कॉमन पीपल के द्वारा, ताकि कॉमन लोग उसको समझ सकें, कॉमन लोग पढ़ लिख सकें, ठीक है, इसलिए जो लोकल के विद्वान थे, उन्होंने लोकल सी लैंग्वेज में भी ये सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर दी, ठीक। अब दूसरे सोर्सेस क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, ये ऐसे सोर्सेस हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं इनको पुरातात्विक साधन। पुरातात्विक मतलब
जो पुरातन हो और उनकी हम खुदाई करके उनको निकालें, मतलब पुराने सोर्स, पुराने जो बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, जो टाइम के साथ ध्वस्त होके जमीन के अंदर दब गई हैं, उनको हम खोद के निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, खोद के जब उनको निकालते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को, तो वो सोर्सेस क्या कहलाते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिनको हमें, जो सोर्सेस हमें खुदाई से प्राप्त हो, ठीक है, तो वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। और जो ये आर्कियोलॉजी के बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ये स्टडी कैसे करते हैं, ये साइट्स को होती हैं, जो मतलब जमीन होती है उसको खोदते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर वहां पे जो वस्तुएं मिली उनको साइंटिफिक मेथड से उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। नेक्स्ट है, अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए आप हड़प्पा, जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई वगैरह हुई, ठीक है, जब खुदाई वगैरह हुई तो हमें उसके नीचे से जो अवशेष मिले, ठीक है, और उसके बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, ठीक है। और ये हड़प्पा उनको आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब कब मिली थी, 1929 में खुदाई की थी, तब उनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड टोल्ड अस अबाउट द पास्ट। और उन्होंने जो बिल्डिंग्स के अवशेष जो बचे थे, या जो बर्तनों के अवशेष बचे थे, ठीक है, जो आर्टिफैक्ट्स बचे थे, जो बाकी ऑब्जेक्ट्स थे जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं, उन सबको उन्होंने खोद कर निकाला और उस समय के बारे में हमें बताया आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। द इम्पोर्टेंट रिमेन्स आर मॉन्यूमेंट, पॉटरी, टूल्स, इंस्क्रिप्शन, ज्वेलरी, कॉइन, ड्राइंग्स एंड इमेजेस एटसेट्रा। तो जो इम्पोर्टेंट रिमेन्स है, अवशेष हैं, वो क्या क्या है, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, पॉटरी हो गई, टूल्स, इंस्क्रिप्शंस, ज्वेलरी, कॉइन्स, ड्राइंग्स एंड इमेजेस, ये सारी चीजें हमें खुदाई के बाद जो प्राप्त होती हैं, ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट अवशेष हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ के इनको, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। अब इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या है, ठीक, इंस्क्रिप्शंस मतलब जिनको हम कहते हैं शिलालेख, क्या कहते हैं, शिलालेख। तो ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, लिखित रिकॉर्ड जो या तो कॉपर प्लेट्स में, मतलब किसी मेटल में लिखी गई हो, या मिट्टी के द्वारा लिखी गई हो, या किसी वुडन ऑब्जेक्ट्स में लिखी गई हो, मतलब लकड़ी वकड़ी में, या बड़े बड़े चट्टानों में, या पिलर्स में, ठीक है, या मंदिरों की दीवारों पे, ये सब सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इंस्क्रिप्शन, मतलब शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ, तो जो पत्थरों में लिखा हुआ प्राप्त हो, पत्थर का यहाँ मतलब है हार्ड मटेरियल्स में, ठीक, वो क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शंस। और जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करता है, मतलब इन शिलालेखों के बारे में जो जानकारी हासिल करता है, उनका अध्ययन करता है, वो क्या कहलाते हैं, इपिग्राफी कहलाती है। मतलब इंस्क्रिप्शंस का की स्टडी क्या कहलाती है, इपिग्राफी कहलाती है, राइट। अब इन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताती हैं, ठीक है, या राजाओं का क्रमशः आगमन, ठीक है, कि कौन राजा कब था, कब कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये सारी चीजें, ठीक है। और एक राजा का दूसरे राजा संबंध कैसा था, ठीक है। और कभी कभी तो ये इंस्क्रिप्शन हमें कोई किसी राज्य का विस्तार कैसे हुआ, कितना विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ तक विस्तार हुआ, इन सब के बारे में भी हमें बताता है। अब ये सारी चीजें हमें बताता कैसे है, जैसे कि मालूम मंदिर है, तो जिस राजा ने मंदिर बनवाया है उसने अपना वहाँ नाम लिखवा दिया, ठीक है, अपने पूर्वजों का नाम लिखवा दिया कि उसके पापा ये थे, उसके दादा ये गद्दी पे बैठे इसी समय पे ये राज कर रहे थे, तो इस तरह से हमें वहां से पता लग गया, ठीक। जैसे अब एक एग्जाम्पल के लिए ले लें हम लोग, अशोक सम्राट था, उसने कई सारे ऐसे पिलर्स बनवाए हुए हैं जहाँ पे उसने अपना टैग लगवाया हुआ है कि ये अशोक स्तंभ है, इसकी स्थापना ये इस समय की गई, ठीक है, तो हमें वहां से अशोक मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। तो ये सारी चीजें हमें इंस्क्रिप्शंस भी काफी नॉलेज प्रदान करती हैं। और किस तरह से प्रदान करती हैं, इसी तरह से, ठीक है, जो उनमें लिखित होता है उससे हमें क्या क्या लिखित होता है उसमें, या तो कोई राजा, कब कौन राजा हुआ जिस राजा ने बनवाया, ठीक, एक दूसरे से राजाओं के संबंध कैसे थे, ये सारी चीजें हमें इनके माध्यम से पता लगती हैं, राइट। नाउ the inscriptions on Allahabad pillar of King Samudragupta and temples and other monuments are the resources of for writing history। उसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल, जैसे जो राजा एक समुद्रगुप्त नाम के राजा थे, उन उन ठीक है, तो उनके इंस्क्रिप्शंस जो इलाहाबाद पिलर में है, यहाँ पे हैं, अपने आप इलाहाबाद में जाएंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो बाकी जो टेम्पल्स में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है, ये हिस्ट्री को लिखने के लिए हमें काफी मदद करते हैं। ये चीज हम लोग अभी पढ़ चुके हैं।
अब पॉटरी टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, अब ये क्या है पॉटरी टूल्स और आर्टिफैक्ट्स। तो अब पॉटरी टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स ये क्या है, पॉटरी मतलब जो बर्तन वगैरह थे, ठीक है, टूल्स मतलब जो औजार थे, ठीक है, उसके बाद आर्टिफैक्ट मतलब जो कलाकृतियां थी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे पॉटरी हो गए, कॉइन्स हो गए, टूल्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री को स्टडी करने का काफी बड़ा हमारे पास साधन है। इनके माध्यम से हमें काफी चीजों की पता लगती है। ज्यादातर इनसे हमें ये उस समय की, जिस समय के ये सारी चीजें हैं, जिस समय की पॉटरी, जिस समय के टूल्स हैं, जिस समय के ये कलाकृतियां हैं, ये उस समय की जो कल्चरल, उस समय की जो संस्कृति थी, उसका ये एविडेंस है, प्रूफ है, ठीक है। कैसे कि मान लो कोई ज्वेलरी मिली, ठीक है, तो ज्वेलरी कैसी थी, ठीक है, किस चीज की थी, अगर वो मिली तो उस बारे से हमें उनका संस्कृति पता चलती है कि वहाँ उस समय के लोग कैसी ज्वेलरी पहनते थे, उनकी संस्कृति क्या थी पहनावे की, ठीक है। या हमें जो कलाकृतियां मिली, ठीक, उनके माध्यम से हमें पता चलता है। बर्तन मिले तो पता चलता है कि उस समय पे विकास कितना हो चुका था, लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे या किसके, या लोहे वोहे का यूज हो चुका आ चुका था समाज में कि नहीं आ चुका था। तो इन सब के बारे में हमें इन सारी चीजों से पता चलता है, ठीक है। और ये सब हमें उस समय के लोगों को क्या पसंद था, क्या लाइक्स थे उनके, क्या डिसलाइक्स थे, उनका सोशल स्टेटस क्या था, ठीक है, उनके धार्मिक विचारधाराएं क्या थी, वो अपने धर्म को लेकर क्या सोचते थे, ठीक, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग थे उनके, ये इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इन सब चीजों से, ठीक है। The coins may also contain some religious pictures or the pictures of rulers on one side. The metal used to make coins also provides the knowledge about the economic prosperity of that particular kingdom. अब जैसे coins हो गए, तो coins भी हमें क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो coins होते थे, जिस भी राजा ने लागू की, तो वो अपना चित्र बनवा देता था, ठीक है, या अपने धर्म से रिलेटेड कोई चित्र बनवा देता था, ठीक, और उसमें डेट्स होती थी जो राजा के कार्यकाल को बताती थी कि इस कार्यकाल में इस समय में ये कॉइन चलता था, ठीक। और जो कॉइन में जो मेटल यूज होता था, उसके माध्यम से भी हमें उनकी आर्थिक रूप से जो समृद्धता है, संपन्नता है, उसके बारे में पता चलता था। कि मान लो मुगल राज्य का हमें कॉइन मिलता है, उसमें डेट डली होती है जो मुगल पीरियड का है, ठीक है, और उसमें कुछ मुगल मतलब इस्लाम का कुछ लिखा होता है, तो समझ जाएंगे हम मुगल पीरियड का कॉइन है वो। और सपोज वो सिल्वर कॉइन है, ठीक है, तो हम समझेंगे यही कि उसके माध्यम से हमें क्या है, उस समय ज्यादा संपन्न वाला नहीं था। यदि वो गोल्ड कॉइन है तो हम समझ जाएंगे कि उस समय जो राजा वगैरह थे वो काफी समृद्ध थे, संपन्न थे, ठीक है। इस तरह से हमें हम अंदाजा लगाते हैं, हमें इन सब के बारे में पता चलता है, राइट। नाउ अब व्हाट इज मीन बाय डेट्स। अब डेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे हम कभी भी कोई इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें डेट्स लिखी होती हैं, तो कहीं एडी लिखा होता है, कहीं बीसी लिखा होता है, तो इन सब का मतलब क्या है और इनका महत्व क्या है इतिहास में, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, अब जैसे हम कोई इंसिडेंट है, अब मैं कहूँ वो कल हुई थी, ठीक है, मैं क्या कहूँ कि वो इंसिडेंट कब हुआ था, कल हुआ था। तो हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि कोई भी काम मैंने बोला कल हुआ, ठीक है। अब जैसे डेट नहीं मैंने बताई, अब 10 दिन बाद भी क्या मैं उस काम को कहूंगा कि कल हुआ, तो क्या आप समझोगे, ठीक है। जैसे मैंने आज आप मेरे सामने हो, मैंने कहा आपसे मैंने ऐसा काम कल किया था, ठीक है। अब 10 दिन बाद मुझसे कोई दूसरा व्यक्ति मिला तो उससे थोड़ी कहूंगा कि मैंने ऐसा काम कल किया था, तो वो तो समझेगा कि जो बीता हुआ कल है कि क्या है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो इसलिए डेट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। डेट से हमें पता चल जाता है कोई चीज कब हुई, ठीक है, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, ठीक है, उनका क्रम पता चल जाता है। तो हिस्ट्री को पढ़ना और हिस्ट्री को लिखना दोनों क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो हिस्ट्री में दो डेट्स का यूज किया जाता है, एडी और बीसी, ठीक है। अब ये एडी क्या है और बीसी क्या है, तो एडी का जो मतलब है वो क्या है, एनो डोमिनी। क्या मतलब है एडी का, एनो डोमिनी। और बीसी का जो मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो अब ये एनो डोमिनी और बीसी का मतलब क्या है, कैसे इसको हम काउंट करते हैं। तो जो एनो डोमिनी का मतलब है, इसका मतलब होता है पहले बीसी पढ़ते हैं हम लोग, बीसी के बाद फिर एनो डोमिनी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। तो जो कैथोलिक धर्म के जो भगवान है जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जो जब जन्म हुआ, ठीक है, तो उस जन्म को हमने फोकल पॉइंट रखा, मतलब मिड पॉइंट रखा, ठीक है। उनके जन्म जिस दिन उनका मान लो जन्म, आज उनका जन्म हुआ तो
आज उनका मान लो जन्म हुआ तो उस चीज को हम आज मान लेते हैं, ठीक है, वो फोकल पॉइंट मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो आज से जो पहले का जितना समय था वो हमने रखा क्या, बीसी रखा, कि जैसे मान लो जीसस क्राइस्ट का जन्म आज हुआ, तो यदि हमें परसों की बात करनी है तो क्या लिखेंगे, 3 days बीसी, ठीक। और यदि हमें उनके बर्थ के बाद की बात करनी है, आज उनका जन्म हुआ, मैंने मुझे मान लो परसों की बात करनी है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, एडी। तो अब जो उनका जो जन्म है वो तो पास्ट हो चुका है, मैंने प्रेजेंट के एग्जांपल समझाया, तो इसलिए अब देखो जैसे उनका जन्म यहाँ पे है, ये उनका फोकल पॉइंट है, तो उनके जन्म का जो पहले का समय कहलाया वो बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले, ठीक। तो जैसे उनके जन्म के 500 साल पहले की बात की जा रही है तो हम लिखेंगे 500 बीसी। और यदि उनके जन्म के 2000 साल बाद की बात की जा रही है तो हम लिखेंगे 2000 एडी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद की बात की जा रही है, और यदि बीसी लिखा है तो मतलब जितने बीसी है तो उनके जन्म के उतने साल पहले की बात की जा रही है। क्लियर? तो हिस्टोरियंस ने इसको डेवलप किया। तो इस तरह से डेट्स की इंपॉर्टेंस है, ये डेट्स हैं, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को अपना जो जितने भी आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, यदि उनको यदि आप लोगों को उनकी एक्सरसाइजेस चाहिए हो, ठीक है, तो आप लोग अपनी अप्रैल मई जून और जुलाई की कृपया फीस जमा करें, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा लोगों से आप बोलिए कि वो आपकी फीस जल्दी से जल्दी जमा करें, ठीक है, उसको टाले नहीं, क्योंकि फीस तो आपको देनी है, आज देनी है या कल दें, जिससे अच्छा है, बेटर है दें, ताकि आगे के काम स्कूल के प्रोसीड हो पाए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।